हेलो दोस्तों, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बागड़वा सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। दोस्तों, हम इस चैनल पर कंटिन्यूज रीट 62,000, इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम से संबंधित साइंस का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एग्जाम की दृष्टि से ऑथेंटिक्स एक प्रमाणिक बुकें मानी जाती हैं। आज दोस्तों, हमने जो टॉपिक पढ़ा था, पीछे हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव की संरचना, जिसमें हमने कोशिका के और कोशिका के कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया था। उसी से संबंधित आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, और वो क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी के अंदर दिशा और दशा दोनों में सहयोग देंगे। क्वेश्चन होंगे और उसको आपको आंसर अप्लाई करना होगा। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड, ताकि हमारी जो क्लास रहे आगे की, उसमें एक उत्साह और ऊर्जा भरी उमंग बनी रहे। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्या हल हो जाएगी। ये अगर मूल मंत्र हमारे जीवन में हम उतार लेते हैं, तो कोई भी समस्याएं हमारे लिए कभी खतरा नहीं बन सकती। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके लिए, विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। तो आपको बताना है दोस्तों, आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर अप्लाई जरूर करें। विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया गया था 1674 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1674 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ल्यूवेनहोक। दोस्तों, हमारे दिमाग में जब भी कोशिका का क्वेश्चन पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक रहता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया था, लेकिन मृत कोशिका का अध्ययन किया था। जीवित कोशिका का सबसे पहले अध्ययन करने वाले थे ल्यूवेनहोक 1674 ईस्वी में। वीडियो में मैंने पूरी क्लियर किया है दोनों में क्या डिफरेंस है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये दोस्तों एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके अंदर एक ही कोशिका होती है। इसके अलावा कुछ जीव जो होते हैं द्विकोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो ये एक क्या है, बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों स्क्रीन पे, अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है तथा केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखी जाती है। इनका औसतन व्यास क्या है? इनका जो व्यास है वो क्या होता है? तो इनका दोस्तों व्यास जो होता है औसतन, वो होता है 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है दोस्तों। 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक इनका क्या होता है, औसत व्यास होता है कोशिका का। इसके अलावा मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो कोशिका का व्यास है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का है।
100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में इसका व्यास होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी कोशिका के रूप में दोस्तों। और औसतन व्यास जो है, जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोशिका सिद्धांत कब पारित किया गया? कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों वो 1838-39 के अंदर पारित किया गया था। और किसने पारित किया था? तो दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, एक का नाम था थियोडोर सवान। थियोडोर सवान जो एक जंतु वैज्ञानिक थे, और एक था मैथियास स्लीडन जो एक पादप वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे, कोशिका सिद्धांत के बारे में गलत कथन है। कोशिका सिद्धांत के बारे में गलत कथन है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, पहला स्टेटमेंट है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। तीसरा है, जीन अनुवांशिकी की इकाई है। तो ये तीन स्टेटमेंट है। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत में ये बोला गया था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है, ये भी ठीक है दोस्तों। लेकिन कोशिका सिद्धांत में ये नहीं बोला गया कि जीन अनुवांशिकी की इकाई है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत में दोस्तों कोशिका को ही अनुवांशिकी इकाई माना गया है, न कि जीन। रियल में जीन ही कोशिका की, जीन ही जो अनुवांशिकी की इकाई है, इफेक्ट की दृष्टि से बिल्कुल सही है। लेकिन कोशिका सिद्धांत में ये बात कहीं भी नहीं रखी गई कि जीन जो है वह अनुवांशिकी की इकाई है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत जो है उसमें यही बोला गया है कि कोशिका ही अनुवांशिकी की क्या है, इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन से हैं? कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन से हैं? दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन की लत हमें लगी हुई है, और वो उसके जरिए हम देखते हैं तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इस तरह से क्वेश्चन अगर अपने हल करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ दिमाग भी इतना मेच्योर हो जाता है कि 4 ऑप्शन में से तो हम 2 सेकंड के अंदर ये ऑप्शन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। हमें ऑब्जेक्टली सीधा आंसर याद हो जाएगा, ताकि हमें ऑप्शन में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हम तुरंत 100% के साथ कहेंगे कि ये इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना सीख गए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मात नहीं खाने वाले। तो क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं? तो मैंने वीडियो में पूरी डिटेल से बताई थी। तो कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद हैं वो एक तो होते हैं दोस्तों जीवाणु अपवाद होते हैं। इसके अलावा नील हरे शैवाल, ये भी इसके क्या है दोस्तों, अपवाद है। एक तो कौन से हैं, जीवाणु, एक है नील हरी शैवाल, इसके अपवाद के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव का निर्माण जो कोशिका से मिलकर बनते हैं, जबकि इन जीवाणु, नील हरित शैवाल और वायरस इनका जो शरीर है, इनमें कोशिका होती नहीं दोस्तों। जब कोशिका ही नहीं होती तो कोशिका सिद्धांत के क्या बन गई, अपवाद। ध्यान रखना है, जीवाणु, नील हरी शैवाल और वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, कोशिका की संरचना को कितने भागों में बांटा गया? जो कोशिका की स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको कितने भागों में बांटा गया? तो हमने वीडियो में देखा था कि कोशिका सिद्धांत जो है उसकी संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, उसको 3 भागों में बांटा गया था। एक था दोस्तों कोशिका कला। क्या थी? कोशिका कला। दूसरा भाग था दोस्तों कोशिका द्रव्य। और तीसरा भाग था दोस्तों केंद्रक। तो 3 भागों में इसको बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
कोशिका कला एक त्रिस्तरीय आवरण युक्त है, किसकी बनी होती है? तो एक तो हमें पता चल गया कि कोशिका कला का आवरण कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है, और ये किससे बनी होती है वो देखना है। तो ये जो दोस्तों है कोशिका कला प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। फास्फोलिपिड इससे मिलकर क्या करती है, निर्माण होता है प्रोटीन व फास्फोलिपिड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति जो है ये पहली बात तो कोशिका भित्ति जो ओनली फॉर पादप कोशिका के अंदर होती है, और इसका निर्माण जो है वो किससे बनती है दोस्तों, सेलुलोज से। इसके अलावा दोस्तों आता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। इसके अलावा दोस्तों आता है पैक्टिन, पैक्टिन। इनसे मिलकर क्या करती है, इसका निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड से भी बनती है, पॉलीसेकेराइड। तो ये चार अवयव हैं, एक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि कोशिका के शक्ति ग्रह के कहे जाने वाले कोशिकांग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अब पहली बात तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं, माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। इसका मतलब हमें माइटोकांड्रिया के बारे में इसने पूछा है। माइटोकांड्रिया की खोज दोस्तों 1880 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई, कोलिकर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा की गई थी। कोलिकर ने 1880 में माइटोकांड्रिया की खोज की गई, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर ऑफ द हाउस। इसके अलावा इसका जो नामकरण है, माइटोकांड्रिया नामकरण जो है दोस्तों वो किसने किया था, बिंदा ने किया था। किसने किया दोस्तों, बिंदा ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, माइटोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली की गुहा, माइटोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली की गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये दोहरी झिल्ली से युक्त होता है माइटोकांड्रिया। इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर असंख्य कण होते हैं बहुत सारे, उनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, माइटोकांड्रिया की संरचना में क्या क्या शामिल होता है? माइटोकांड्रिया की संरचना में क्या क्या शामिल होता है? तो इसके अंदर दोस्तों 65 से 70% भाग तो होता है प्रोटीन का, 65 से 70% भाग प्रोटीन होता है, 25% भाग होता है फास्फोलिपिड का, फास्फोलिपिड का, और 0.5% होता है दोस्तों आरएनए का। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए भी होते हैं। इसमें डीएनए भी होता है और दोस्तों इसमें राइबोसोम भी होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं, प्रोटीन 25% फास्फोलिपिड, डीएनए 0.5% आरएनए और राइबोसोम। तो ये दोस्तों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन थे बागड़ुआ सर लेक्चर आर के द्वारा, जो एक बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर समाज सेवा के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें कि दोस्तों विद्या है, जितना हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना ही ये बढ़ने वाली है, किसी प्रकार से घटने वाली नहीं है। तो इसे शेयर जरूर करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट लगातार करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम एक अच्छे कंटेंट के साथ कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।